हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्न जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम करते हैं, भारत में स्वीकृत भाषाएं, भारत में स्वीकृत भाषाएं आप हरियाणा के फतेहाबाद जिले से जो विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल है वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, भारत में स्वीकृत भाषाएं अपने हरियाणा में हरियाणवी भाषा है क्या? नहीं है। पंजाब में पंजाबी है क्या? जी है। राजस्थान में राजस्थानी है क्या? नहीं है। राजस्थान में क्या है? हिंदी है। ठीक है, अपने हरियाणा में भी हिंदी है। इस प्रकार से हमारे पूरे भारतवर्ष में 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है सरकार की तरफ से कि 22 भाषाएं वैलिड हैं, मान्य हैं। अगला प्रश्न, अरबी भाषा की लिपि, अरबी भाषा की लिपि। अब जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की कोई लिपि पूछे आपसे तो क्या होगी? रोमन। और पंजाबी की लिपि कोई आपसे पूछे तो क्या होगी? गुरुमुखी। और अरबी भाषा की लिपि आपसे पूछे तो पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरबी भाषा की लिपि होगी फारसी। क्या होगी? फारसी। अब देखो, हम हिंदी भाषा की लिपि लिख रहे हैं तो वो किससे लिख रहे हैं हम? ये मेरा बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, सज्जा हाथ है, तो ये बाएं से दाएं और चलती है। और जो फारसी है वो क्या है? वो दाएं से बाएं चलती है। यानी यहां से हम लिखेंगे ऐसे, ये क्या है? फारसी। ठीक है, उर्दू की भाषा, उर्दू की लिपि भी क्या है? फारसी है। अगला प्रश्न, जो मानक हिंदी। अब मानक हिंदी क्या होता है? सबसे पहले आपको ये प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि मानक हिंदी का विकास कहां से हुआ। अब मानक हिंदी जो होती है, मानक होती है एक प्रॉपर हिंदी, जिसको मतलब हम हिंदी कह सकते हैं। मानक भाषा का शुद्धतम रूप जो है, जो व्याकरण जिसमें बड़ा अच्छे से जिसका व्याकरण है, वो क्या है? मानक हिंदी है। क्या है वो? मानक हिंदी है। तो मानक हिंदी का विकास है वो किससे है? वो खड़ी बोली से है। किससे है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का विकास किससे है? खड़ी बोली से। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाने वाली हिंदी, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाने वाली हिंदी, उसको क्या कहेंगे? दक्षिण भारत में प्रयोग की जाने वाली हिंदी, इसको क्या कहेंगे बताओ? दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रयोग की जाती है उसको बोलेंगे दक्षिणी हिंदी। क्या बोलेंगे? दक्षिणी हिंदी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न अभी आने वाला है। अभी सितंबर चल रहा है, कल 5 सितंबर था, तो 5 सितंबर को हमने क्या मनाया था? शिक्षक दिवस, अध्यापक दिवस। और अब जो अगला प्रश्न आने वाला है अपना, वो है कि 14 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, क अल्प प्राण है या महाप्राण है?
इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में ये वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की वीडियो बनाई हुई है। तो क अल्प प्राण है या महाप्राण आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये सब क्या हैं? ये अल्प प्राण है। तो क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला क्या? क, और तीसरा ग, और पांचवा ng, और य, र, ल, व। इसी प्रकार से च, ज और य। इसी प्रकार पांचों जो वर्ग हैं, कुचु, टू, तु, पु, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उन पांचों वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण हैं। और य, र, ल, व जो अंतस्थ हैं वो भी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अनेक विद्यार्थियों को जो आज तक नहीं आता करना। तो ये 6 प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, देखते रहिए वीडियो। अगला प्रश्न है अपना, कृपया का वर्ण विच्छेद करें। कृपया शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद करें। कृपया का वर्ण विच्छेद। अब कृपया का वर्ण विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद में स्वर हो जाते हैं अलग, व्यंजन हो जाते हैं अलग। री, प, जिस वर्ण में कुछ साथ में नहीं है तो उसमें ए होता है। या में क्या है? य हलंत प्लस आ, कृपया। ठीक है, अगला है, अंतस्थ व्यंजन बताएं। अंतस्थ व्यंजन बताएं। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। और फिर क्या आता है? य, र, ल, व, से है। य, र, ल, व, से है। तो य, र, ल, व क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। य, र, ल, व, ये क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। अब पूछ रहा है ये कि संयुक्त व्यंजन बताएं। संयुक्त व्यंजन बताएं। अब संयुक्त क्या होता है बेटा? आपको ये पता होना चाहिए। संयुक्त होता है जिसमें दो व्यंजन इकट्ठे हों, दो व्यंजन इकट्ठे हों, वहां संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या संयुक्त व्यंजन है? कैसे है? क, श, अ। अब ये जो है ये ऐसे बनता है बेटे। क्ष कैसे बनता है? क हलंत, स हलंत और ए। और त्र कैसे बनता है? त, र, अ, त्र। इसी प्रकार से ज, य, अ, ज्य बनता है। और स्र, तालु शकार दुए वाला स, र और ए, स्र बनता है। ठीक है, ये है अपने संयुक्त व्यंजन। अगला है, कई बार पूछ लेता है, लुंठित व्यंजन बताएं। लुंठित व्यंजन बताएं। अब लुंठित व्यंजन कौन सा होता है भाई? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो बोलते हैं ना र, ठीक है, तो र की आवाज आती है। र क्या है? ये लुंठित व्यंजन है। र क्या है? लुंठित व्यंजन है। अब उच्चारण स्थान करते हैं। क का उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको उच्चारण स्थान
YouTube चैनल पे करवाए गए हैं, तो उच्चारण स्थान बताइए। अकुह विसर्ग कंठ ये करवाया हुआ है, तो कू का मतलब कवर्ग, कू का मतलब कवर्ग, क ख ग घ ङ, तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगला प्रश्न है ऐ का उच्चारण स्थान बताएं। ऐ का उच्चारण स्थान। अब ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऐ का उच्चारण स्थान, ऐ क्या है? संयुक्त स्वर है। मूल रूप से स्वर 5 हैं, लेकिन हिंदी में 4 ही माने जाते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पे 5 स्वरों का ज्ञान होता है, अ ई उ री री, लेकिन हिंदी में 4 ही वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं, अ ई उ री। ठीक है, तो जो ऐ है वो किसके मेल से बनता है? आ और ए, अ और ए के मेल से ऐ बनता है। तो ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐ कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। ए ऐ कंठ तालु। अगला प्रश्न है तय का उच्चारण स्थान बताएं। तय का उच्चारण स्थान। तय का उच्चारण स्थान बताएं। अब लरितु लस तू त थ द द न, तो तवर्ग का उच्चारण स्थान रहता है दंत। क्या रहता है? दंत। तो तय का उच्चारण स्थान क्या होगा बेटे? दंत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, 14वां प्रश्न करते हैं। बहुत ही बढ़िया, आप सब सही सीख रहे हैं। और बेटा कर्त कर्त अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करिए, अभ्यास करेंगे तो आप कहीं भी रुकेंगे नहीं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, हाथ आम्र थल दही। हाथ आम्र थल दही, इसमें आप तत्सम शब्द बताएं। तत्सम शब्द बताना है आपने। तत्सम शब्द क्या होगा? आथ, आथ क्या है? तद्भव है। थल, थल क्या होता है? थल सेना, आपने पढ़ा होगा। थल भी तद्भव शब्द है। दही, दही को संस्कृत में कहते हैं दधी, तो दही भी क्या है? तद्भव शब्द है। आम्र, जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो आम्र, आम्र क्या है? यहाँ तत्सम शब्द है। क्या है? आम्र तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हम करते हैं 15वां प्रश्न, ऊहापोह। ऊहापोह की संधि विच्छेद करें। ऊहापोह की संधि विच्छेद करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऊहापोह, ऊ है आ की मात्रा, पोह है। ऊहापोह की संधि विच्छेद करें। क्या होगा? ऊ है प्लस अपोह है, तो है में ए है और अपोह का ए है, ए मिलके आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये दीर्घ संधि है बेटे। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। संधि आपको करवाई गई है YouTube चैनल पे, तो आप वहां डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऊहापोह। अगला है वृष की संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 16, वृष की संधि विच्छेद। अब ये नहीं आती अधिकतर बच्चों को, वृष की संधि विच्छेद। वृष की संधि विच्छेद। वृष की संधि विच्छेद, जब मैं बीएड करता था चंडीगढ़, तो महात्मा गांधी ऑडिटोरियम पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता थी। तो उस प्रतियोगिता में वृष शब्द की संधि विच्छेद पूछी गई थी। तो मैं ऑडियंस था, मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा था, मैं ऑडियंस के रूप में था। तो ये वृष की संधि विच्छेद मैंने वहाँ
बताई थी और मेरे को इनाम में एक पेन मिला था उस समय। तो डॉक्टर अनिल वत्स जी जो आजकल दिल्ली सरकार में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं, उस समय वो उस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे थे। तो वृष की संधि विच्छेद क्या होगी? उ प्लस ऋष, उ प्लस ऋष। ठीक है, ये यण संधि है बेटा। कौन सी संधि है? यण संधि। क्या होगा? उ को वय हो जाता है, परे स्वर हो तो उ को क्या हो जाता है? वय। ठीक है, ई को य हो जाता है, उ को वय हो जाता है, री को रे हो जाता है, परे भिन्न स्वर हो तो। ठीक है, अगला करते हैं। वधु प्लस आचरण, वधु प्लस आचरण, संधि करो इसका। वधु प्लस आचरण, अभी मैंने बताया था आपको यण संधि का नियम, ई हो तो य हो जाएगा, उ हो तो वै हो जाएगा, री हो तो रे हो जाएगा। यहाँ उ को क्या हो जाएगा बेटे? यहाँ उ को वै हो जाएगा। उ प्लस ऋष जो स्थिति है वो स्थिति यहीं बनेगी। यहाँ आ स्वर, वहाँ री है, बस इतना ही फर्क है। तो क्या हो जाएगा? उ को वै करने से वध्वा चरण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना वाक प्लस निपुण, वाक प्लस निपुण, इसकी संधि करनी है। तो परे क्या है? न, और यहाँ क्या है? क। अब कैसे करोगे इसकी संधि? तो क का पंचम अक्षर हो जाएगा। परे अनुनासिक परे है तो परे अनुनासिक है, तो यहाँ क का पंचम अक्षर हो जाएगा। पंचम अक्षर है यानी कवर्ग का पांचवा अक्षर। क ख ग घ ङ, क्या हो जाएगा बेटे? ङ, वांग निपुण, वांग निपुण। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है परम प्लस तू। ये तो साधारण सा है, तो मैं को आप अनुस्वार भी कर सकते हो और मैं को तवर्ग का पंचम वर्ण भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? परंतु, ये भी सही है, और परंतु ये भी सही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, नि प्लस अर्थक, नी प्लस अर्थक। अब विसर्ग संधि है, विसर्गों को क्या हो जाएगा? रे। तो क्या लिखोगे आप? निरर्थक। क्या लिखोगे? निरर्थक। आगे है, अब बेटा कुछ समास करते हैं हम। समास में थोड़ी कमजोर हो आप, इसे रब कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। बहुत ही अच्छे भेद लिए हैं मैंने जो आपको नहीं आते होंगे। पहला है प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक। अब प्रत्येक जो शब्द है उसमें समास कौन सा होगा? प्रत्येक, प्रत्येक का जो विग्रह करेंगे तो प्रत्येक, प्रत्येक को माने हर एक को, प्रत्येक मतलब हर एक, इसका विग्रह क्या होगा? हर एक। और प्रति, प्रति उपसर्ग आया हुआ है, यहाँ प्रति क्या आया हुआ है? उपसर्ग आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रारंभ में आपको उपसर्ग मिले, पहला पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट गुण युक्त, गुण युक्त। अब गुण युक्त इसका समास बताना है। तो युक्त जहां शब्द आया हुआ हो वहां आपने बिना सोचे आपने तत्पुरुष समास
लिख देना है। क्या होगा? गुणों से युक्त, गुणों से युक्त। यहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, दुअन्नी, प्रश्न नंबर 23। क्या है? दुअन्नी। अब पहले चवन्नी, अठन्नी ऐसे होते थे बेटा, अब तो चवन्नी अठन्नी बच्चे जानते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10 रुपये से कम उनको पता ही नहीं है, क्योंकि 5 रुपये का एक छोटा पैकेट आता है कुरकुरे का। ठीक है, और 10 रुपये से कम तो बच्चा मानता ही नहीं है आज। दुअन्नी तो दो अन्नों का समाहार, समाहार अर्थ में दो अन्नों का समाहार, पहला पद संख्यावाची हो और समाहार अर्थ में हो तो क्या होता है बेटे? द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। नेक्स्ट, एक दो, एक दो। अब आप कहोगे जी यहां भी कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। आप यही बोलेंगे द्विगु समास। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पहला पद एक दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटा इसमें बदल है एक दो। एक दो जब दोनों पद संख्यावाची हों तो वहाँ क्या होता है? वहाँ द्वंद्व समास होता है, एक या दो। बेटे यहाँ दोनों पद प्रधान हैं, एक भी इतना ही महत्व रखता है और दो भी इतना ही महत्व रखता है। तो एक दो जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है जी, अगला करते हैं। लक्ष्मीपति, 25वां प्रश्न है। लक्ष्मीपति। अब लक्ष्मीपति को जानते हो आप? जानते होंगे, लक्ष्मीपति मंदिर में रहते हैं। ठीक है, लक्ष्मी का पति है जो, लक्ष्मी का पति है जो, कौन है लक्ष्मी का पति? विष्णु। ठीक है, विष्णु लक्ष्मी। तो ये कौन सा समास है? ये बेटा समास है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, उपसर्ग कर लेते हैं। 26वां प्रश्न है अपना, प्रश्न है अपना अनेक में उपसर्ग बताएं। अनेक शब्द में उपसर्ग, अनेक में उपसर्ग क्या होगा? अब उपसर्ग बेटा प्रारंभ में लगता है, अंत में जो लगता है वो प्रत्यय लगता है। आप उपसर्ग और प्रत्यय की YouTube चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में दी हुई है। तो अनेक में उपसर्ग क्या होगा? अब यहाँ शब्द आपको अलग करने आने चाहिए। अन जमा एक, अन जमा एक, अनेक। अन मतलब नए अर्थ का बोध करवाता है। यहाँ क्या है बेटे? अन उपसर्ग है। क्या है? अन उपसर्ग। अगला 27वां प्रश्न, सोदाहरण। यहां देखो बेटे, इसमें भी उपसर्ग बताना है। तो उदाहरण और उससे पहले क्या है? स शब्द है, ए और उ मिलके ओ बन जाता है, गुण संधि हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ होगा स उपसर्ग। क्या होगा? स उपसर्ग। अगला करते हैं 28वां प्रश्न। इसे मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। हाँ जी, अगला प्रश्न है अपना प्रत्यय से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रत्यय। अब जो प्रत्यय होते हैं बेटे, इक प्रत्यय, ए प्रत्यय। ठीक है, तो भार्गव, प्रश्न नंबर 28, भार्गव में
प्रत्यय बताएं, भार्गव में प्रत्यय बताएं। अब भार्गव में प्रत्यय क्या है बेटे, प्रत्यय अंत में होता है। अब दिखाई तो नहीं दे रहा तुम्हारे को, यहाँ मूल शब्द जानने की जरूरत होती है। तो मूल शब्द क्या है, यहाँ मूल शब्द है बेटा भृगु शब्द है। क्या है, भृगु, और प्लस ए प्रत्यय है। अब कैसे बनता है बेटे ये, भृगु में जो ए प्रत्यय जहां होता है वहां जो ऊ है, गै में जो ऊ लगा हुआ है, ऊ को क्या हो जाएगा, ओ गुण होकर के अब हो जाता है। तो वहां, और शुरू में जो आदि स्वर है, बै का जो री है, उसको वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होती है बेटे आर। पहले मैं वृद्धि कर देता हूं, भार गु ए। ओके, अब ऊ को ओ गुण होएगा। मैं पहले पूरी स्थिति बता देता हूं आपको, भार गो ए। ठीक है बेटा, अब जो ओ है उसको अब हो जाएगा। अब क्यों होता है, जो अयादी संधि है अपनी उस नियम के अनुसार। तो मैं कर देता हूं इसको, भा रे ग अ व अ, ये हो गया बेटे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, भा रे ग व, ये बनेगा बेटे, ये है। तो इतना डिटेल में प्रत्यय कोई नहीं बताएगा आपको कि भार्गव की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये ऐसे बनता है बेटे भार्गव। ठीक है, तो भृगु प्लस ए। आप हिंदी के बच्चे हैं तो इतना याद रख लेना कि भृगु प्लस ए, तो ये भार्गव बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, कामदेव के पर्यायवाची। कामदेव के पर्यायवाची। अब कामदेव कौन है, जो पति पत्नी, नायक नायिका, पुरुष स्त्री, इनके बीच में जो प्रेम पैदा कर दे उसको बोलते हैं कामदेव। ठीक है, तो कामदेव के पर्यायवाची पूछ रखे हैं इसने, तो क्या बताएंगे हम, काम। कामदेव के पर्यायवाची काम, मदन और पुष्पबाण। पुष्प बाण और जो शिव पार्वती का जो वर्णन आता है, कुमार संभवम नामक एक महाकाव्य है जो महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। तो शिव पार्वती का जो वर्णन आता है कुमार संभवम में, तो वहाँ भी कामदेव की चर्चा होती है। तो पहला श्लोक आता है, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूप हृदयन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ठीक है, पार्वती की सुंदरता देख करके शिव जी भी घायल हो जाते हैं। तो इसका नाम है मनोज। मनोज भी कामदेव का नाम है। कंदर्प, ये भी कामदेव का नाम है। और वसंत सखा, बसंत सखा, ये भी कामदेव का नाम है। रति प्रिय यानी प्रेम प्रिय, ये भी कौन है, कामदेव है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कामदेव के पर्यायवाची किए हैं। केस के अनेकार्थक शब्द, अगला है केस के अनेकार्थक शब्द। केश के अनेकार्थक शब्द। अब केश क्या होता है, सीधे सीधे भाषा में करते हैं। एक आता है तेल, आता है केश निखार। क्या आता है, केश निखार। तो केश का सीधा सा अर्थ क्या है, एक तो होगा बाल। क्या होगा, बाल। बाल जो हमारे सिर पर हैं। ठीक है, एक विष्णु, विष्णु भी केश है। विश्व, ये भी केश है। और किरण, ये भी केश है। ठीक है, अगला है
कि नागरिक का विलोम क्या होगा। नागरिक का विलोम क्या होगा। नागरिक का विलोम। और नागरिक, नागरिक क्या होता है, नगर में रहने वाला वो होता है नागरिक, और गांव में रहने वाला क्या होता है, गवार। गवार मत लिख देना, ग्रामीण। गांव में रहने वाला क्या होता है, ग्रामीण। तो क्या होगा, नागरिक का विलोम ग्रामीण। अगला है जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। इसको मैं रब कर देता हूं। प्रश्न नंबर 32, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। प्रश्न नंबर 32, जिसका पति परदेश, प्रदेश मतलब दूसरे देश से लौटा हो, जिसका पति दूसरे देश से लौटा हो उसको क्या कहेंगे, बताओ। आगत पतिका। क्या कहेंगे, आगत पतिका। ठीक है, नया शब्द है आगत पतिका। जिसका पति प्रदेश से लौटा उसको क्या कहेंगे, आगत पतिका। अब संज्ञा से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं कि जनता शब्द में बताओ संज्ञा क्या है। जनता शब्द में, जनता शब्द में संज्ञा बताएं। जनता। अब जनता क्या होती है, जनता, समिति, सेना, कक्षा, ठीक है, झुंड, ये सब क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है ये, समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध कराता है। जनता में बहुत से लोग होते हैं, भीड़, भीड़ में बहुत से लोगों की भीड़ होती है, सेना में अनेक जवान होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, कारक बताएं। गंगा हिमालय से निकलती है, कारक बताएं। क्या बताएं, कारक। अब कारक जिसने विवेकानंद गुरुकुल YouTube चैनल पर जिसने पढ़े हैं वो तो बता देगा, और नहीं पढ़े वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से जाइए और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखिए। जो तैयारी के लिए कंपटीशन हिंदी की जो वीडियो हैं उनमें आपको ये वीडियो मिलेगी कारक की, ठीक है। और झटाझट उसको कर लीजिए, ठीक है, ताकि पेपर आपका हो जाए टपाटप, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कारक बताना है। तो हिमालय से निकलती है, उत्पन्न होना शब्द में हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। कहीं आप इसमें कर्ण कारक लिख दो, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट, अमित से दौड़ा नहीं जाता। अमित से दौड़ा नहीं जाता। अमित से दौड़ा नहीं जाता। अमित से दौड़ा नहीं जाता, उसके चोट लग रही है भाई, चोट नहीं लग रही। ये वाच्य बताना है, ये वाच्य कौन सा है, इसमें वाच्य बताएं, ठीक है, वाच्य बताएं। दूध पिया कर भाई अमित, तब दौड़ा जाएगा तेरे से, ठीक है। तो वाच्य बताएं, कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, इसमें बताइए आप। तो ये क्या है बेटे, ये है भाववाच्य। क्या है ये, भाववाच्य।
अगला प्रश्न करते हैं हम, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुर्सी तोड़ना, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बेटे? कुर्सी तोड़ना। अब कुर्सी तोड़ना, कई लोग वैसे ही कुर्सी तोड़ते रहते हैं, काम करते नहीं हैं, ठीक है? तो कुर्सी तोड़ना मेहनत न करना, कुर्सी तोड़ना मेहनत न करना। सारे दिन कुर्सी पर बैठ करके मोबाइल चलाना, ये क्या है? ये कुर्सी तोड़ना है, ठीक है? तो कुर्सी तोड़ना मेहनत न करना। और आप ऐसे मत समझना कि कुर्सी तोड़ना मेहनत न करना, जो कई लोगों का काम ही मोबाइल से होता है, ठीक है? तो वो कुर्सी नहीं तोड़ते, वो बल्कि मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है मेहनत न करना, यानी कुर्सी पर बैठ करके अपना टाइम पास करना, ठीक है? अगला प्रश्न करते हैं, 37वां प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या है कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? किसने कहा है? बेटा जो रस होता है ना, रस तो लेना आना चाहिए, रस सब जगह होता है, ठीक है? हर चीज में रस है, कहीं श्रृंगार रस है, कहीं हास्य रस है, कहीं करुण रस है, कहीं वीर रस है, कहीं विभत्स है, कहीं अद्भुत है, कहीं वात्सल्य है। तो रस तो लेना आना चाहिए। जैसे माता का एक पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है बेटा, ठीक है? और हंसी मजाक ठिठोली ये सब क्या रहता है? ये हास्य रस रहता है। और जब आप वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं आप, और आप मांस मीट की दुकान के पास से निकलेंगे तो वहाँ कौन सा रस पैदा होगा? आपको घृणा होगी, और घृणा होगी तो कौन सा रस आएगा? वहाँ विभत्स रस आएगा। कौन सा? विभत्स, ठीक है? और जब आप युद्ध करते हैं तो आपके अंदर क्या भाव होता है? जब माताजी आपको तिलक करके सेना में भेजती है तो आपके अंदर कौन सा भाव होता है? वीर रस। क्या होता है? वीर रस। तो इस प्रकार से रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? रस को काव्य की आत्मा कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जी ने। और आचार्य विश्वनाथ जी की एक पुस्तक है साहित्य दर्पण। क्या नाम है पुस्तक का? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में इन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। भाई काव्य की आत्मा जो है वो क्या है? रस है। ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ जी ने। एक प्रश्न और है अलंकार से संबंधित। ये प्रश्न नंबर था अपना 37वां, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 38वां प्रश्न। झुककर मैंने पूछ लिया, झुककर मैंने पूछ लिया, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। खा गया मानो झटका। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इस पंक्ति में अलंकार बताएं। अलंकार। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप विवेकानंद गुरुकुल YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको सारे अलंकार मिलेंगे डिटेल में पढ़ाए हुए, ठीक है? और 1 मिनट में आपको समझ में आएगा अलंकार। अब क्या है, मैंने बताया हुआ है उसमें विशेषकर
कि आपको पंक्ति में क्या दिख जाए, मानो मनु, जानो जनू, मानव जानव, ऐसे शब्द मिल जाएं तो आपको कौन सा अलंकार मिलेगा। एक अलंकार का उदाहरण और बताता हूं। उसकी कमर इतनी पतली, उसकी कमर इतनी पतली कि मानो है ही नहीं, मानो है ही नहीं। तो यहां क्या है, यहां बेटे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां संभावना हो। क्या संभावना हो, वहां क्या होता है बेटे, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो आपने बड़े अच्छे से ये बेहतरीन प्रश्न किए और आपकी परीक्षा में आपको सफलता मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।